डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल, सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत नेत्र की समंजन क्षमता, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता है हमें नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र दोष के बारे में पढ़ने की। बहुत से छोटे बच्चे आजकल हर परिवार में लगभग अगर मैं कहूं तो मोर देन 50% पीपल्स के आंखों पर चश्मा लगा है। बच्चे जब अबोध होते हैं तो वो क्वेश्चन भी करते हैं कि हमें चश्मे की आवश्यकता क्यों होती है। चश्मे में लेंस लगते हैं, वो लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, हम चश्मा लगाते ही क्यों हैं। मुर्गा सुबह उठकर बाग देखता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई। वो शाम को जल्दी सो जाता है, उसे प्रकाश का अनुपस्थित होने का, अंधकार होने का पता कैसे चल जाता है। क्या तितली, मधुमक्खी, जो ये अन्य जीव जंतु है, क्या इनको भी कलर्स दिखते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या हमारा संसार हमारे नेत्र के बिना भी रंग बिरंगा हो सकता है। क्या नेत्र को छोड़कर अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब मिलकर भी हमारे संसार को रंग बिरंगा बना सकती हैं। हम देखते किस प्रकार हैं, हमें सामने वस्तु जो होती है उससे परावर्तित प्रकाश हमारी आंख में जाता है, हम उस वस्तु को देख कैसे पाते हैं। अचानक ऐसे कैसे हो जाता है कि अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बादल बड़े इजीली दिख जाते हैं। जब हम पास में किताब रखते हैं तो हमें किताब भी आराम से दिख जाती है, और जैसे ही आंखें दूर करते हैं, थोड़ा दूर देखने का प्रयास करते हैं, हम दूर भी इजीली देख पाते हैं। ऐसा संभव कैसे होता है। ये बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हमें इस चैप्टर का अध्ययन करके मिल पाएंगे। मैं बात करता हूं आपको नेत्र की, कि नेत्र होता क्या है। नेत्र एक कैमरे की तरह होता है, एक गोलक जिसका आकार लगभग गोल होता है। नेत्र के सबसे बाहरी हिस्से को, ये जो बाहर की परत है, इस हिस्से को धरण पटल बोला जाता है। ये धरण पटल है, और धरण पटल का अगला हिस्सा जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के द्वारा ही, कॉर्निया के रास्ते से ही वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्र में जाता है। और आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग नेत्र दान करते हैं तो नेत्र का केवल कॉर्निया निकाल कर ही ले जाया जाता है। सबसे पहले पार्ट नेत्र का है धरण पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। इस खोखले गोले का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह बाहर से दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को धरण पटल कहते हैं। यह नेत्र में प्रकाश के अपवर्तन में सहायक होता है। जैसे मैंने बताया, वस्तु से परावर्तित प्रकाश धरण पटल के ही एक पार्ट कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और यहीं पर अपवर्तन होता है। धरण पटल के भीतर ये जो दूसरी परत है काले रंग की, यह परत रक्तक पटल कहलाती है। और यह रक्तक पटल आंतरिक परावर्तन को रोकता है। रक्तक पटल धरण पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल नेत्र में आंतरिक परावर्तन को रोकता है। नहीं तो क्या होता कि वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया के द्वारा हमारी आंख में जाता, बार बार परावर्तन होता और एक जिगजैग हिलती डुलती सा प्रतिबिंब बनता। ये आगे का पोर्शन, जैसे मैंने बताया आपको, रेटिना कहलाता है। रेटिना के भीतर कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया धरण पटल के सामने एक भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। ये मैंने उस पिक्चर का एक अलग पार्ट लिया। ये पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। मेरे मुंह से भूल से रेटिना निकला था, माफी चाहता हूँ। ये उभरा हुआ पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। ये ऊपर की झिल्ली, पतली झिल्ली कॉर्निया कहलाती है। कॉर्निया के भीतर ये जो कॉर्निया है, बाहर का हिस्सा, ये कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है,
जिसे आइरिस कहते हैं, परितारिका या आइरिस। ये परितारिका या आइरिस ये झिल्ली कहलाती है, कलरफुल। और इसके बीच में एक काला गोल पुतली होती है, ये आइरिस है, परितारिका, और बीच का पोर्शन पुतली कहलाता है। ये आप देखिए पूरा गौर से। बाहर का हिस्सा ये धरण पटल का बाहरी हिस्सा, पार्ट कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे का हिस्सा, कॉर्निया के पीछे ये परितारिका, और परितारिका में पुतली। और जो एक पुतली है, नेत्र का पार्ट, जो आंख में बीच में काला गोल घेरा होता है, यह पुतली ही हमारे नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। बाहर से जो प्रकाश आता है वो पुतली पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रकाश को हमारे अंदर जाने देती है। परितारिका पुतली के आकार को कंट्रोल करती है, पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, और आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब आंख पर ज्यादा रोशनी पड़ती है तब परितारिका पुतली के आकार को घटा देता है, और पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है। और जब हम अंधकार में देखते हैं, हम किसी ऐसे कमरे में चले गए जिसमें प्रकाश का अभाव है, लाइट थोड़ी डिम है, तब क्या होगा? तब परितारिका पुतली के आकार को बड़ा कर देता है। बड़ा करने से हमारे नेत्र के अंदर ज्यादा प्रकाश पहुंचता है, और हम अंधेरे कमरे में भी कुछ देर बाद देखने में सक्षम हो पाते हैं। परितारिका के पीछे एक ये जो आकृति है, ये अभिनेत्र लेंस कहलाता है। अभिनेत्र लेंस पक्षमापी पेशियों, मांसपेशियों के बीच टिका रहता है, और अभिनेत्र लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्ता त्रिज्याएं बराबर नहीं होती हैं, ये वक्ता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये देखिए आप, ऊपर की झिल्ली कॉर्निया, पीछे कॉर्निया के पीछे परितारिका, और बीच में जो पुतली जिसका आकार परितारिका घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, यह परिवर्तनशील केंद्र होता है। नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्वितल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है, और नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ये मांसपेशियां नेत्र लेंस पर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं, और उनके दबाव के अनुरूप ही नेत्र लेंस का फोकस दूरी, नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या परिवर्तित होती है। जो नेत्र लेंस है, ये हमारे गोलक को, नेत्र को दो भागों में बांट देता है। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं, इसे नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल की तरह एक नमकीन द्रव भरा रहता है, और इस द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है, और इस द्रव का अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ये नेत्र लेंस और पीछे के पार्ट, जो ये दृष्टि पटल है, इनके बीच नेत्र लेंस और रेटिना, पीछे रेटिना होता है। इसके बीच के भाग को काचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा, पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, और इस द्रव को हम काचाभ द्रव कहते हैं। रेटिना सबसे पीछे का एक पार्ट है, और इस पार्ट में रक्त पटल के नीचे और नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं, सबसे पीछे। और इसमें झिल्ली में बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना पर ही जो प्रकाश कॉर्निया के द्वारा नेत्र में प्रवेश करता है, उस प्रकाश के अनुसार नेत्र लेंस रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, करोड़ों में सेल्स होती हैं। ये सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डेवलप करती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं, और वो विद्युत सिग्नल ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं, और हमारा ब्रेन अनुभव के आधार पर वस्तु को निर्धारित करता है। रेटिना पर ही एक बिंदु, रेटिना में एक पीला भाग होता है, एक बिंदु होता है बीच में, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। और एक ऐसा बिंदु भी होता है जिस स्थान को छेद कर
दृष्टि तंत्रिकाएं ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क को जाती हैं। इस स्थान पर प्रकाश उग्रता शून्य होती है और उस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे मैंने बताया कि जब कॉर्निया पर प्रकाश आपतित होता है, कॉर्निया से होकर प्रकाश नेत्र के भीतर प्रवेश करता है, अपवर्तन होता है कॉर्निया पर, और वो प्रकाश कॉर्निया से अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव, नेत्र लेंस पारदर्शी द्रव से होता हुआ रेटिना पर पहुंचता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर जो सेल्स होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। कुछ सेल्स रॉड शेप्ड होती हैं, छड़ के आकार की होती हैं, रॉड शेप्ड से, और कुछ सेल्स कॉन्स के आकार की होती हैं। जो रॉड शेप्ड हैं, जो छड़ के आकार की सेल्स होती हैं, वो प्रकाश की तीव्रता को मापती हैं। वो प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताती हैं कि हमारी आंख पर ज्यादा तीव्र प्रकाश गिर रहा है या धीमा प्रकाश गिर रहा है। और जो ये कॉन्स शेप्ड हैं, शंकु के आकार की जो सेल्स हैं, वो सेल्स कलर की व्याख्या करती हैं कि किस रंग का प्रकाश हमारे नेत्र पर आपतित हो रहा है। अब मैं बात करता हूं रेटिना से प्रतिबिंब तक कैसे जाता है, कैसे हमारा ब्रेन पढ़ पाता है। रेटिना एक कोमल व सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत सिग्नल ऑप्टिक नर्व बर्क तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क उन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना की प्रोसेसिंग होती है, जिससे हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब मैं बात करता हूं समंजन क्षमता की, कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आवर आईज। अभिनेत्र लेंस में एक ऐसी क्षमता होती है, जैसे कि मैंने अध्याय को आरंभ करने से पूर्व आपको बताया कि जब हम बादल को देखते हैं तो हमें बादल इजीली दिख जाते हैं। अगले ही पल हम पास में कोई वस्तु देखते हैं तो उस वस्तु को दिख जाते हैं। अगले ही पास अगर मैं एक मोबाइल को अपने देखता हूं तो पास दिख जाता है। तो यानी फोकस दूरी चेंज हो जाती है। अभिनेत्र लेंस में एक गजब की क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को आसानी से समायोजित कर लेता है। जहां वस्तु रखी होगी उसी के अनुसार फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता समायोजन क्षमता, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस नेत्र में अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच टिका रहता है। ये मांसपेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं। इनके द्वारा नेत्र लेंस पर कम या अधिक दबाव डालकर नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या या फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। इस पिक्चर के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी आंख है, ये नेत्र लेंस है और एक वस्तु दूर रखी है। उस वस्तु से प्रकाश आता है, कॉर्निया पर अपवर्तित होता है, नेत्र लेंस पर गिरता है और नेत्र लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है। दूसरी ओर अगर वो वस्तु नेत्र के पास रखी है तब भी उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। इस प्रकार इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी दोनों परिस्थितियों में अलग अलग है और हमारे नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। जब हम दूर देखते हैं तो हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। मांसपेशियों के रिलैक्स हो जाने से अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। देखिए, जब हम दूर देखते हैं तो नेत्र लेंस को पतला दिखाया गया है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है और नेत्र लेंस के पतला हो जाने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर स्थित वस्तुओं को देखने में आसानी हो जाती है। जब हम वस्तुओं को पास रखकर देखते हैं, ये देखिए, तब क्या होगा, हमारी जो नेत्र लेंस है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, नेत्र लेंस ठीक हो जाता है और उसकी फोकस दूरी आप देखते हैं कि जैसे ही मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या व फोकस दूरी कम हो जाती है और हमें पास की वस्तु आसानी से दिखाई देने लगती है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जो अभिनेत्र लेंस है, वो दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी
या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि हमारी दादी का, हमारे दादा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का अर्थ है कि जो जाला, जो धुंधलापन अभिनेत्र लेंस पर आ गया, उसको हमने हटा दिया। नेत्र का निकट बिंदु व दूर बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु नेत्र द्वारा बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम बिना किसी अतिरिक्त दबाव के, अपने नेत्र पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना उस वस्तु को हम आसानी से देख पाए, वह न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कही जाती है। सामान्य दृष्टि वाले किसी तरुण वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बच्चों के केस में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम भी होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है और इस प्रकार हम सामान्य नेत्र की सहायता से 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच के वस्तुओं को आसानी से बिना तनाव के देख सकते हैं। कुछ बातें होती हैं कि जो मैंने शुरू में किया कि लेंस की आवश्यकता क्यों होती है। लेंस मीन चश्मा, चश्मे में तो लेंस लगा होता है। अब देखिए, मैंने बताया कि जितनी भी वस्तुएं नेत्र के सामने आती हैं, उन वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया पर गिरता है। कॉर्निया से अपवर्तित होकर काचाभ द्रव, विभिन्न प्रकार के द्रव से पार होकर अभिनेत्र लेंस की सहायता से रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, किंतु कभी कभी मांसपेशियों की दुर्बलता और लचीलेपन के कारण जो ये अभिनेत्र लेंस है, इनकी जो समंजन क्षमता है, जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ये प्रकाश आया, रेटिना पर अभिनेत्र लेंस ने प्रतिबिंब नहीं बनाया बल्कि रेटिना के आगे बना दिया। परंतु जब हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, अवतल लेंस का अर्थ होता है, अवतल लेंस का कार्य होता है प्रकाश किरणों को फैलाना, तो अवतल लेंस इन किरणों को कुछ फैला देता है और अवतल लेंस को अभिनेत्र लेंस के आगे रखने पर यह प्रतिबिंब फिर से रेटिना पर बनता है। इस प्रकार बैलेंस करने के लिए, फिर से रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे लेंस में बहुत से दोष हो जाते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया वो निकट दृष्टि दोष था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी निकट की वस्तुएं तो आसानी से देख सकता है, किंतु वह व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष, मायोपिया कहा जाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर नहीं होता बल्कि नेत्र के पास आ जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना के आगे ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता का बढ़ जाने का अर्थ होता है वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। और दूसरा कारण है नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष के हम कैसे निवारण कर सकते हैं? अगर हमारी आंख में हमारे में ये समस्या आ गई कि हम निकट की वस्तुओं को तो देख पा रहे हैं किंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, तब हमें प्रकाश किरणों को फैलाने की आवश्यकता है। इस कंडीशन में हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जब कोई पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, तब अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर थोड़ा पीछे अर्थात सही स्थान पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जैसे ये पिक्चर देखिए आप, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु है। दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए था, किंतु वो अनंत पर नहीं हुआ बल्कि नेत्र के पास कहीं खिसक जाता है। यह समस्या आती है। होना क्या चाहिए था कि जो अनंत पर रखी वस्तु थी उसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर बनना चाहिए था, किंतु वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि रेटिना से आगे ही कहीं बन जाता है। इस प्रतिबिंब को फिर से रेटिना पर बनाने के लिए मुझे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और ऐसे व्यक्ति के चश्मे के लेंस में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस होता है वो बीच में से पतला होगा और किनारों पर से मोटा होगा। अब मैं दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था वो प्रतिबिंब रेटिना से भी पीछे जाकर बनता है। ये दूरदृष्टि दोष है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है और उत्तल लेंस के द्वारा किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर लाया जाता है। दूरदृष्टि दोष है क्या? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, किंतु पास रखी वस्तुओं को देखने में उसे समस्या होती है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी समीप रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, बल्कि रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष के भी दो कारण हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना। दूसरा कारण नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। दूरदृष्टि दोष को हम दूर कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, दूरदृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दूरदृष्टि दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग कर दूर किया जा सकता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करता है, तब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है। समीप स्थित वस्तु से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर थोड़ा आगे, अर्थात सही स्थान पर रेटिना पर ही फोकस हो जाती है। इस पिक्चर के माध्यम से द्वारा आप समझिए, जो ये निकट बिंदु था, जो निकट बिंदु पास होना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए था, परंतु वो निकट बिंदु थोड़ा दूर चला जाता है। और जब पास, अगर उससे पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, बल्कि रेटिना के पीछे कहीं जाकर बनता है। अब हमारा उद्देश्य यह है कि इस प्रतिबिंब को हम रेटिना पर कैसे लाएं। तब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को स्पर्श करके हम पहचान पाते हैं कि बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला। और जब पास रखी वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं, लेंस पर गिरती हैं, तब ये उत्तल लेंस उन प्रकाश किरणों को कुछ सिकोड़ देता है और वो किरणें रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाती हैं, और इस प्रकार दूरदृष्टि दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक दोष होता है जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि के साथ साथ जो नेत्र की मांसपेशियां हैं वो दुर्बल होती जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता अर्थात फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह दोष मांसपेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने व लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में ही किसी व्यक्ति के या तो वो दो प्रकार के चश्मों का यूज करता है। जब दूर देखना होता है तो एक चश्मे का प्रयोग किया, और जब किताब पढ़नी होती है तो दूसरे चश्मे का हम प्रयोग करते हैं। या एक ही चश्मे में दो प्रकार के लेंस होते हैं, दूर देखने के लिए ऊपर वाला लेंस और पास देखने के लिए एक अलग से वो लेंस होता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में एक लेंस अवतल होता है और एक लेंस उत्तल होता है। एक दो हम न्यूमेरिकल करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों पर आंकिक बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं, और हमें पता भी होना चाहिए कि भाई हमारी आंख में ये दोष है। अगर कोई बता दे कि भाई आप इतनी दूर का नहीं देख पा रहे हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे और कब करेंगे। जिन बातों को थ्योरेटिकली बताया गया कि भाई निकट दृष्टि दोष में आप क्या कर रहे हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, दूरदृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी बात को आंकिक की सहायता से हम समझते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसको कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। देखिए, वो व्यक्ति 15 से भी दूर रखकर पुस्तक को पढ़ पा रहा है, परंतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखकर वस्तु को पुस्तक को पढ़े। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर
बनाते हैं, अर्थात 25 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी होगी u और 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दूरी होगी v। वस्तु बाईं ओर मानी जाती है, u इज टू -25 सेंटीमीटर, v इज टू -15 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला हमने लिया 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u। v और u दोनों की वैल्यू मैंने पुट की, माइनस माइनस या प्लस होता है, और वैल्यू पुट करने के बाद मैंने कैलकुलेशन की। जैसे ही मैं कैलकुलेशन करता हूँ, मैंने 75 एलसीएम लिया, -5 + 3 -2/75 -37.5 सेंटीमीटर अवतल लेंस। माइनस चिन्ह से सिद्ध हुआ कि अवतल लेंस का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन था, अवतल लेंस आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष संशोधन हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल वही है कि 80 से भी दूर वो क्या है, निकट बिंदु की दूरी है, और यह दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाएगी। दूर दृष्टि दोष का सवाल है, और वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर होगी। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो वस्तु दूरी होगी। लेंस फॉर्मूला मैंने लगाया 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन करता हूँ, और 400/11 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता मुझे कैलकुलेट करनी थी। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है p इज टू 100/f। f की वैल्यू पुट की, और क्षमता आई 2.75 डायोप्टर, d फॉर डायोप्टर। और इस प्रकार उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और नेत्र के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी दो आंखें हैं, अगर हम एक आंख की होती तब क्या होता, हमारी दुनिया रंग बिरंगी होती ना होती, पर हम द्विव्यूह में देख रहे होते। द्विव्यूह में मीन्स सामने वाली वस्तु की गहराई का हमें पता नहीं चलता। दो आंखें होने से हमें एक लाभ है कि हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ गया, हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं वस्तुओं को। एक आंख की सहायता से हमारा दृष्टि क्षेत्र केवल 150 डिग्री होता। दो आंख के बीच कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी है। वो डिस्टेंस होने की वजह से हम वस्तु के दो प्रतिबिंब देख पाते हैं। वस्तु के ज्यादा प्रतिबिंब देखने से हमारे पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है, और हम वस्तु को त्रिविम में देख पाते हैं। मैंने आरंभ में मुर्गे की बात की थी। मुर्गे में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है वो कम होती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रकाश की तीव्रता को भी मापती हैं, कलर्स को भी मापती हैं। जब सुबह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने वाला होता है, आता ही है, तो वो सेंसिटिव सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, और मुर्गा जाग जाता है और बाग देता है। शाम को जल्दी सो जाता है क्योंकि सेल्स कम है। तितली में, मधुमक्खी में जो मैंने बात की थी शंक्वाकार सेल्स की, उनकी संख्या और उनके अलावा और भी डिफरेंट सेल्स होती हैं, और उनका संसार हमसे भी ज्यादा रंग बिरंगा होता है। हम वायलेट कलर, वो अल्ट्रा वायलेट कलर तक को भी महसूस कर पाते हैं।